हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए हम विश्व का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ टीआरई में भी जो आए हुए क्वेश्चन है इसमें करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आपके इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया था। तो बताइए किसके आधार पर किया गया था? अमेरिकन चंद्रा देवी के, इटालियन सूर्यदेव के, जापानी देवी के, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये बीपीएससी हेड मास्टर का जो एग्जाम भी लेटेस्ट में हुआ है 2024 में, इसका क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी सूर्य देवी। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो बताइए चंद्रमा का सदृश ग्रह कौन सा होता है? बताइए मंगल है, पृथ्वी है, बुध है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए चंद्रमा का सदृश ग्रह क्या होता है? तो देखिए चंद्रमा का सदृश ग्रह पूछेगा तो ये क्या है? ये बुध है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इसका बुध जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डीमोस कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन बनता है। अगर पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए लाल ग्रह जो है किससे कहा जाता है? तो लाल ग्रह भी मंगल को कहा जाता है। और इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण जो है यह लाल दिखता है। तो लाल ग्रह पूछेगा क्या है? मंगल है। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है यहाँ पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? पृथ्वी के समान जो है यहाँ पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन जो है किस ग्रह पे होता है? तो मंगल ग्रह पे होता है। अगर पूछेगा पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन जो है किस ग्रह पर होता है? तो मंगल ग्रह पे होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान किस ग्रह का है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मंगल का है। किसका है? दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान जो है किस ग्रह का है? तो मंगल ग्रह का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए सूर्य की परिक्रमा जो है मंगल कितने समय में करता है? बताइए सूर्य की परिक्रमा जो है मंगल ग्रह जो है कितने दिन में करता है? तो 687 दिन में। कितने दिन में करता है? 687 दिन में करता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है परिभ्रमण जो है कितने दिन में होता है? तो पूछेगा कि मंगल ग्रह का परिभ्रमण जो है, परिभ्रमण कहते हैं अपने अक्ष पर घूमने को। तो मंगल का परिभ्रमण काल कितना है? तो 243 दिन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है किस ग्रह पे है? बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है किस ग्रह पे है? तो ओलिपस मैसी जो है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किस ग्रह पर है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ से बुध से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह पूछेगा तो क्या है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पूछेगा कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनके पास जो है बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बुध आप लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी बार क्वेश्चन हम बोले हैं आप लोग 1-2 बार इसे रिवीजन जरूर करिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। बताइए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बताइए अपसौर में कहते हैं, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल होने के बाद री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था पीआरटी में। तो ये देखिए ये जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बताइए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होता है उससे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अगर पूछेगा अपसौर की घटना जो है किस दिन होता है, तो अपसौर पूछेगा तो 4 जुलाई। अपसौर जो है, अपसौर की घटना कब होता है? 4 जुलाई को होता है। लेकिन पूछेगा उपसौर की घटना जो है कब होती है, तो 3 जनवरी को होता है। पूछेगा उपसौर की घटना जो है कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है किस दिन को? बताइए पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। तो बताइए यह उपसौर में होता है या फिर अपसौर में होता है? बताइए पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है? उपसौर में होती है या फिर अपसौर में होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसौर। उपसौर जो है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। बताइए वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, लघु रेडियोधर्मिक विकिरण तरंग से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो देखिए वायुमंडल जो होता है ये दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंग से किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंग से जो है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंग से प्राप्त करती है। इससे आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? तो देखिए तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो देखिए ब्रह्मांड में जो पल्सर है घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे जो हैं ब्रह्मांड में पल्सर कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में जो पल्सर हैं ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पेपर सेकंड में आया था और शिफ्ट फर्स्ट में आया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो है विश्व के भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितना हम करा रहे हैं इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो देखिए सबसे पहले बताइए कौन सा मंडल स्टार्ट होता है? तो देखिए सबसे पहले जो है देखिए टोटल जो है 5 मंडल हैं। 5 मंडल में सबसे पहला मंडल स्टार्ट होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है ताप मंडल, और ताप मंडल को ही आयन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल देखिए सब ऑप्शन में है। तो क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा? समताप मंडल। तो देखिए समताप मंडल केवल ए में है। समताप मंडल के बाद क्या आएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आएगा ताप मंडल। ताप मंडल के बाद आएगा बहिर्मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल को इंग्लिश में लिख देता है, समताप मंडल को भी इंग्लिश में लिख देता है। तो ये जितने भी मंडल हैं आपको इसको इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्षोभ मंडल ने दे करके ट्रोपोस्फीयर दे देगा। उसके बाद समताप मंडल को समताप मंडल ने दे के स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा। फिर मध्य मंडल को क्या कर देगा? मेसोस्फीयर कर देगा। फिर आयन मंडल को आयनोस्फीयर कर देगा। फिर बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कर देगा। तो इसमें जो है आप लोगों को इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर के चलना है। तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल को क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। उसके बाद ताप मंडल को क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। उसके बाद बहिर्मंडल को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं, बृहद ग्रह नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो देखिए बृहद ग्रह जो होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। कौन होते हैं? बृहस्पति होता है, शनि होता है और अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं बृहद ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जबकि मंगल जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो हैं बृहद ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, या फिर मंगल है? तो देखिए सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है बुध होता है। क्या होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपके मंगल ग्रह के बारे में अच्छे से बता दिए हैं, उससे ज्यादा मंगल ग्रह के बारे में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह के बारे में देख लीजिए। बृहस्पति ग्रह का पूछेगा कि परिक्रमण काल कितना होता है? तो 12 वर्ष होता है। बृहस्पति ग्रह का पूछेगा परिक्रमण काल कितना होता है? तो 12 वर्ष होता है। और परिभ्रमण काल पूछेगा तो 10 वर्ष होता है। तो परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल जो है बृहस्पति का याद रखिएगा। अगर पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप लोग बृहस्पति याद रखिएगा। अगर पूछेगा इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो क्या है? गैनीमेड है। और बृहस्पति का रंग कौन सा है? तो पीला है। तो इससे ज्यादा जो है बृहस्पति से क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद देखिए शुक्र के बारे में पूछेगा तो पूछेगा सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। इसी को क्या कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह की बात करेगा कौन है? शुक्र है। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और वरुण जो है ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो पूछेगा कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं? तो शुक्र और अरुण है। कौन है? शुक्र और अरुण है। और शुक्र ग्रह को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं। और बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना है। कभी कभी बृहस्पति ने दे करके जुपिटर दे देता है, कभी कभी शुक्र ने दे करके वेनस दे देता है। तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर पेपर को थोड़ा सा कठिन बनाना रहेगा तो आप लोगों से एग्जाम में थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी उसमें यूज कर लेता है। तो देखिए अगर पूछेगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और घनत्व, आकार एवं व्यास में जो है पृथ्वी के समान ग्रह पूछेगा तो कौन सा है? तो ये भी शुक्र है। तो शुक्र से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा और बृहस्पति से भी इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और मंगल का हम आपको बता चुके हैं, बुध का भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यूरेनस शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। देखिए यहाँ पे यूरेनस दे दिया। अब आप लोग यूरेनस तो जानते नहीं हैं, आप लोग याद किए हैं अरुण। तो यूरेनस जो है आपको पता होना चाहिए। तो यूरेनस जो है किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। और यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बताइए 84 वर्ष लेता है, 18 वर्ष लेता है, 36 वर्ष लेता है, या फिर 48 वर्ष लेता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 84 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो यूरेनस ही है। कौन सा है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो यूरेनस है। अगर पूछेगा शुक्र और अरुण जो हैं ये किस दिशा में चक्कर लगाते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम में, कौन से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। किसे कहा जाता है? अरुण ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो कौन सा है? टाइटेनियम है। कौन है? टाइटेनियम जो होता है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा अरुण का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है तो 84 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 84 वर्ष का होता है। और परिभ्रमण काल पूछेगा तो कितना समय का होता है? 17 घंटा का होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको अरुण से इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ये हम आपको बता भी चुके हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, बताइए। मंगल को कहा जाता है, या फिर वीनस को शुक्र को कहा जाता है, इसी को वीनस भी कहते हैं, या फिर बृहस्पति या जुपिटर को कहा जाता है, या फिर शनि स्टर्न को कहा जाता है। तो देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की बात करेगा तो ये कहा जाता है शुक्र यानी कि वीनस को। देखिए मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो शुक्र के बारे में बहुत कुछ आपको बताए हैं। तो शुक्र जो होता है इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसका ABCD जो है थोड़ा सा आप लोग इसे अरेंज कर लीजिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे शुक्र के बारे में कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए शुक्र के बारे में आपको बता दिए हैं, यहाँ पे मंगल के भी बारे में बता दिए हैं, बृहस्पति के बारे में भी बता दिए हैं। अब शनि के बारे में बचा है, शनि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए शनि ग्रह की खोज जो है की गई थी 1665 ईस्वी में। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में जो है शनि ग्रह की खोज की गई थी, और क्रिश्चियन हाइजोन जो है इसके खोज करता थे। अगर पूछेगा शनि ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है, तो 30 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 30 वर्ष का होता है। अगर पूछेगा शनि जो है इसका परिभ्रमण काल कितने वर्ष का होता है, तो कितने समय का होता है, तो परिभ्रमण काल जो पूछेगा 10 घंटा, और परिक्रमण काल पूछेगा तो 30 वर्ष। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो कौन सा है, शनि है। अगर पूछेगा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। अगर पूछेगा किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, तो शनि जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, और वलय की संख्या कितनी है, 7 है। अगर पूछेगा आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ने वाला कौन सा ग्रह है, तो पीले तारे के समान जो है ये दिखाई पड़ने वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बताइए। तो अगर पूछेगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, तो टाइटन है। कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछेगा शनि आकार में जो है किसके बराबर है, तो शनि जो है आकार में बुध के बराबर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए पृथ्वी के जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल जो है किस ग्रह का है। बताइए पृथ्वी के जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल जो है किस ग्रह का है, तो ये शनि का है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, किस घनत्व का ग्रह जो है, किस ग्रह का जो है घनत्व जो है जल से भी कम है, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जो है जल से भी कम है। जल में रहने पर जो है किस ग्रह को, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको जल में रखने पर तैरने लगेगा, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको जल में अगर रख दिया जाए तो तैरने लगेगा। देखिए अगर पूछेगा प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन जो है किस ग्रह में पाया जाता है, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये BPSC जो है प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 2001 और 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में शनि से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप लोग इतना अच्छे से कई बार रिविजन करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। हम आपको बताए हैं इसके बारे में। तो बताइए आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बताइए मंगल को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसे कहा जाता है। तो देखिए जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसे, शुक्र को। किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बताइए मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मार्स कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, और बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो बताइए शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। बताइए 18.5 वर्ष लेता है, या फिर 29.5 वर्ष लेता है, 36 वर्ष लेता है, या फिर 84 वर्ष लेता है। तो देखिए जो शनि है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है कितना समय बताइए, 29.5 वर्ष लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें आर्डर जो है थोड़ा ऊपर नीचे है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है 29.5 वर्ष जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। बताइए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 87 हैं, 89 हैं, 88 हैं, या फिर 90 हैं। तो बताइए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं।
तो देखिए हमारे अंतरिक्ष में जो है तारामंडल की संख्या टोटल जो है 88 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो टोटल 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो बताइए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है यह कौन सा है? पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, सूर्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है कौन सा है? बताइए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो बताइए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बताइए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? बताइए सिलिका और एल्यूमिनियम का, सिलिका और मैग्नीशियम का, बेसाल्ट और सिलिका का, निकिल एवं फेरस का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है निकिल और फेरस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे, निकिल और फेरस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? तो बताइए सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? छोटा तारा है, ब्लैक होल है, या फिर बौना ग्रह है, या फिर धूमकेतु है। तो बताइए सेरेस क्या होता है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? तो देखिए ये जो है बौना ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बौना ग्रह जो है आपके एग्जाम में पूछा था है कि बौना ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच जो है स्थित है। अगर पूछेगा कि बौना ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मंगल एवं पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? पृथ्वी का है, मंगल का है, शुक्र का है, शनि का है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो देखिए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है ये शनि है। कौन सा है? शनि है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? तो शनि का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए मंगल ग्रह के बारे में आप लोगों को हम सब कुछ बता चुके हैं, शुक्र के बारे में बता चुके हैं, शनि के बारे में भी बता चुके हैं। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर पूछेगा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार में पांचवा ग्रह पूछेगा तो पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर बताइए कितना डिग्री झुकी हुई है? बताइए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। या इसी को इस तरह कह सकते हैं कि पृथ्वी की कक्षा तल से जो है 66.5 डिग्री जो है कोण बनता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर। अगर पूछेगा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो बताइए कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन संभव है। तो इसका भी आपको जवाब पता होना चाहिए। अगर पूछेगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 है। कितना है? 12,756 जो है किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 है। कितना है? 12,714 जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। पश्चिम से पूर्व जो है, अगर पूछेगा आपके एग्जाम में पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है और 1610 किलोमीटर स्पीड से चक्कर लगाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना जो है क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इससे आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे अगर पूछेगा कि घूर्णन जो होता है, घूर्णन गति, या फिर इसी को दैनिक गति कहते हैं। तो अगर पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में कि दिन और रात होने का कारण क्या है, तो
तो घूर्णन गति या फिर दैनिक गति है, जिसके कारण जो है दिन और रात होता है। अगर आप लोगों से पूछेगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिन में करता है, तो 365 दिन में। कितना दिन में? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 365 दिन में करता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी की परिक्रमण काल जो है कितना है, अगर पूछेगा आप लोगों से पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो है क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो है क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ऋतु परिवर्तन जो है कब होता है, किस कारण से होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पूछेगा वार्षिक गति के कारण क्या होता है, तो वार्षिक गति जो होता है पृथ्वी पर दिन रात बड़ा छोटा होने का कारण क्या है, वार्षिक गति है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर दिन रात बड़ा छोटा होने का कारण क्या है, तो वार्षिक गति है। क्या है? वार्षिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। अगर आप लोगों से पूछेगा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा क्या है, बताइए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है किसके समान है, बताइए आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान है, तो शुक्र के समान है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये बताइए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लू मून का तात्पर्य है, बताइए ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है। नीले रंग का चांद है, पूनम का चांद या पूर्णिमा है, अर्धचंद्र है, 3 रंगों वाला चांद है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। तो बताइए ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए ब्लू मून का तात्पर्य जो है, अगर आप लोगों से पूछेगा कि ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पूनम का चांद या पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है, पूनम का चांद या फिर पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार जो है चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। बताइए एक वस्तु जो है जिसका भार जो है पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार जो है चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना होगा। बताइए 1.67 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन होगा, या फिर 16.7 न्यूटन होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 16.7 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मात्र 1/6 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। अब देखिए जितने भी हम ग्रह के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए हैं उसी में से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछेगा। तो जितना बताती हैं जितने ग्रह के बारे में 8 ग्रह के बारे में, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर जितना बोले हैं उतना आप लोग याद रख रहे हैं तो सारा क्वेश्चन जो है ग्रह से रिलेटेड कर लेंगे। तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह पूछेगा तो कौन सा होता है। बताइए पृथ्वी है, नेपच्यून है, यूरेनस है, शुक्र है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह पूछेगा तो कौन सा है, तो ये शुक्र है। कौन सा है? शुक्र जो होता है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। बताइए सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, या फिर मंगल है। तो देखिए अगर पूछेगा सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो ये बुध होता है। क्या होता है? बुध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल गर्म होती हैं चूंकि। बताइए सूर्य की किरणें जो होती हैं दोपहर की तुलना में प्रातःकाल जो है गर्म होती हैं। तो बताइए इसका कारण क्या है। दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती हैं। सूर्य जो होता है प्रातःकाल कम गर्म होता है। प्रातःकाल सूर्य कम ऊष्मा को शोषित करता है। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें जो होता है ज़्यादा लंबा सफर तय करती हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें जो है दोपहर की तुलना में प्रातःकाल गर्म होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की खोज की थी, बताइए सौरमंडल की खोज करने वाले कौन थे? कोपरनिकस ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, केपलर ने किया था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए सौरमंडल की खोज करने वाले कौन थे? तो देखिए सौरमंडल की खोज करने वाले जो थे ये कोपरनिकस थे। कौन थे? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? बताइए सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? बताइए 100 से 400 एनएम के बीच, 400 से 480 एनएम के बीच, 740 से 10,000 एनएम के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? बताइए सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस परास के बीच दिखता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से 780 एनएम के बीच दिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 400 से 780 के बीच दिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, या फिर निहारिका? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए सौरमंडल का भाग जो है निहारिका जो होता है इस सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह जो हैं इस सौरमंडल के भाग हैं, जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण जो है तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो बताइए सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार बीपीएससी तैयारी में भी पूछा जाता है, और अदर जितने भी बिहार के क्वेश्चन हैं या फिर किसी भी जगह जो क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है कब होता है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। सूर्य अपने स्थान पर तो फिक्स है और पृथ्वी क्या करता है? उसका चक्कर लगाता है। तो सूर्य को आप फिक्स कर दीजिए, उसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा किस दिन कब होता है? तो अमावस्या को। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा चंद्र ग्रहण जो है कब होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है सूर्य तो अपने स्थान पर फिक्स है। क्या है? सूर्य जो है अपने स्थान पर फिक्स है। उसके बाद क्या करेगा? पृथ्वी घूमते घूमते जो है कहाँ आ जाएगा? चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है जब पृथ्वी आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है जब, तो बताइए चंद्र ग्रहण अभी आपको बताए हैं कब होता है? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य की ओर सूर्य के बीच आ जाता है। सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक त्रिकोण बनाते हैं। तो बताइए चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? सूर्य तो अपने स्थान पर फिक्स है और पृथ्वी घूमते घूमते जो है चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी जब आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच है कौन सा है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है देखिए किस ऑप्शन में है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है आ जाता है पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो बताइए सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी जो है
निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है, सूर्य या फिर हवा से प्राप्त होता है? तो देखिए सोलर एनर्जी जो है कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है, बताइए कहाँ से? तो ये सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से? सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। तो बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए 4 मिनट 2 सेकंड लगता है, 4 मिनट 8 सेकंड लगता है, 8 मिनट 5 सेकंड लगता है, या फिर 3.6 घंटे लगते हैं। तो देखिए जो सूर्य होता है इसे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में जो है टोटल 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो देखिए 8 मिनट वाला ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है, मतलब 1 मिनट जो है 3 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। अगर पूछेगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आप लोग बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछेगा तो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी पूछेगा तो 3,84,400 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछेगा तो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 14,96,00,000 किलोमीटर है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो बताइए वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपग्रह है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बताइए मंगल है, बुध है, नेपच्यून है, या फिर प्लूटो है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध जो है ऐसा एक ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करेगा तो बताइए बुध है, शुक्र है, मंगल है, या फिर बृहस्पति है? तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म जो है ग्रह है तो इस कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम जितने भी ग्रह हैं टोटल ग्रह का एक एक जो है हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो इससे ज़्यादा जो है आपसे ग्रह से ज़्यादा जो क्वेश्चन बताए हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो उन्हीं को कई बार आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग। तो बताइए पृथ्वी जो है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लगता है? बताइए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लगता है? तो देखिए 365.25 दिन लगता है। कितना लगता है? 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। बताइए जिस तारामंडल के तारे जो हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है, या फिर वृष है? तो बताइए जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो देखिए वह है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है। बताइए निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो बताइए निकोलसन कापरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखिए है निम्नलिखित में से किसके माध्य की औसत दूरी
एक खगोलीय इकाई है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी जो है एक खगोलीय इकाई है। बताइए निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, बृहस्पति और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और चांद, प्लूटो और सूर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के दूरी जो है के बीच की दूरी जो है एक खगोलीय इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन दिखता नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखता है? चंद्र, मंगल, शुक्र या फिर राहु। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखता है। तो देखिए राहु जो होता है ये नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। वरुण लेता है, पृथ्वी लेता है, बृहस्पति या फिर शनि। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो देखिए सबसे कम समय लेने वाला बताइए कौन है? वरुण है, शुक्र है, बृहस्पति या फिर शनि है। तो देखिए पृथ्वी जो है सबसे कम समय लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटा में करता है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटा में करती है। जबकि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में, जबकि वरुण 164 वर्ष में, बृहस्पति जो है 11.11 वर्ष में, शनि जो है 29.5 वर्ष में। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। तो बताइए पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, लौह पाया जाता है या फिर सिलिकॉन पाया जाता है। तो बताइए पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के भूपटल में जो है सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल में जो है सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। बताइए विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। बताइए 43 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 49 किलोमीटर है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। बताइए विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर जो है अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है कितना है? 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। लगभग जो है 43 किलोमीटर जो है विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में अंतर है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। बताइए ग्लोब पर 1 डिग्री के अक्षांश पर खींची गई ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। बताइए 180 है, 178 है, 179 है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो देखिए 179 है। कितना है? 179 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए ये 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2 जगह क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट करते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आज तक इतना एग्जाम हो चुका है कि जितने भी सिलेबस हैं टोटल तो एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। तो उसी को थोड़ा फेर बदल करके आपके एग्जाम को ले लिया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर अच्छे से वर्क कर रहे हैं डिस्कशन के साथ, तो उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 179 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का आएगा 6 PM आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर देखिए आप ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का अंतर जो है कितना दिया है, 90 डिग्री देशांतर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 90 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिनट आएगा। क्या आएगा, 360 मिनट आएगा। और पूरब की ओर बढ़ने पर जो है 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर 4 मिनट घटता है। तो अगर आप लोग 360 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा आएगा। और 6 घंटा आएगा, आप लोगों को क्या करना है, 12 बजे समय कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। ठीक है ना, समय क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। तो 12 बज रहा है तो इसमें 6 घंटा और हम क्या करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 बजे में 6 घंटा और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 PM हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डिजिटल यहाँ पे बोर्ड नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया जा सके, तो आप लोग इसे जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। बताइए 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव वृत्त, अटलांटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शीत कटिबंध पेटी का विस्तार जो है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। अगर पूछेगा शीत कटिबंधी पेटी का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और शीत कटिबंधी क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अटलांटिक वृत्त के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है, शीत कटिबंध क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिण ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर पूछे, अगर देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है, यहाँ इसे क्या कहते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछेगा समशीतोष्ण क्षेत्र जो है किसके बीच आता है, तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है कहाँ पे है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक अक्षांशी रेखा है। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। मकर रेखा की बात करेगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक अक्षांश रेखा है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा आर्कटिक वृत्त जो है ये कहाँ पे है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक अक्षांश रेखाएं हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और आर्कटिक वृत्त पूछेगा तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित एक अक्षांश रेखा है। इसको भी आप लोगों को याद करके चलना है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इससे बाहर जो है विश्व का भूगोल जो है आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोग इतना अच्छे से करके चलिएगा। देखिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो देखिए पूर्व में पूछ रहा है, तो पूर्व में जब हम चलेंगे तो 60 मिनट क्या करेंगे, 4 मिनट बढ़ता है। पूर्व में क्या होता है, 4 मिनट बढ़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे तो आप लोगों से कितना समय दिया है, 30 डिग्री पूर्व। 30 डिग्री पूर्व जाने के लिए 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12, 120 मिनट। कितना हो जाएगा, 120 मिनट में जब 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूर्व बोला है। तो जो 2 घंटा आगे बढ़ेंगे और 12 बज रहा है, दोपहर का 12 है, तो उसमें 2 घंटा ऐड करेंगे तो 2 PM हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दोपहर के 2 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए क्वेश्चन तो जो है सदाबहार क्वेश्चन है, तो हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जबकि ओडिशा जो है, ओडिशा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से? ओडिशा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा देखिए एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। पश्चिम पर किस दिशा में खींची गई है? पूर्व की ओर खींची गई है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है। बताइए ग्लोब पर विषुव की स्थिति जो है कब पाई जाती है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, 15 अक्टूबर एवं 23 अप्रैल को, 22 जुलाई एवं 22 दिसंबर को। बताइए ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है। बताइए ग्लोब पर विषुव की स्थिति जो है कब पाई जाती है। तो देखिए ग्लोब पर जो है विषुव की स्थिति जो है पाया जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब पाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर विषुव की स्थिति जो है कब पाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस समय दोनों गोलार्धों में जो है दिन और रात बराबर होता है। ये भी बात आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा 21 मार्च वाले विषुव को क्या कहते हैं, तो इसे बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? 21 मार्च वाले विषुव को क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर वाले विषुव को क्या कहते हैं? शिशिर विषुव कहते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। बताइए सिडनी है, हांगकांग है, टोक्यो है, सिंगापुर है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी जो है। सिडनी में जो है सबसे पहले सूर्यास्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो स्थान सर्वाधिक पूर्व में स्थित होगा वहाँ सबसे पहले क्या होता है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो सिडनी जो है 151 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि टोक्यो जो है 139 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और हांगकांग जो है 114 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि सिंगापुर जो है 103 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो सबसे पहले कहाँ पर होगा सूर्यास्त? तो सबसे पहले कहाँ पे होगा? 151 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर में जो सिडनी स्थित है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों। बताइए ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से, चूँकि पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है, चूँकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य का आकर्षण सर्वाधिक होता है, खुले तालाब का जल भयंकर गर्मी के दिनों में शीतल रहता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी की आकृति की वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति की वजह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 22 जून को होता है, 22 दिसंबर को होता है, 21 मार्च को होता है या फिर 22 सितंबर को होता है। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है।
तो देखिए अगर पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को। कब होता है? 22 सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे छोटा दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो सबसे छोटा दिन पूछेगा तो जो है ये 22 दिसंबर को होता है। और अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी अक्षांश में कब होता है, तो 21 जून को। कब होता है? 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी अक्षांश में होता है। और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 सितंबर को। तो ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा जाता है, तो बताइए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है खींचा जाता है अफ्रीका से होकर के, एशिया से होकर के, प्रशांत महासागर से होकर के, या फिर अटलांटिक महासागर से होकर के। तो बताइए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है खींचा जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है ये कहाँ से खींचा जाता है, तो प्रशांत महासागर से होकर के। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से होकर के खींचा जाता है, तो प्रशांत महासागर से होकर के खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण होता है ये वाशिंगटन डीसी में 1884 में एक सभा में इसे आयोजित किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ये बात आपको पता है। और आर्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसके पूर्व से पश्चिम जाने पर जो है एक दिन का जो है समय घटता है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम जाने पर जो है एक दिन जो है घटता है। यह रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची गई है, तो उत्तर से दक्षिण। किस दिशा से? उत्तर से दक्षिण जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देशांतर रेखा की संख्या बताइए कितनी है। बताइए देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो 360 है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है लंदन के पास ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अगर पूछेगा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कहाँ से होकर के गुजरती है, तो लंदन के पास ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है। अभी हम आपको बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से होकर के वो गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच से के अनुसार, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार, मध्य मेरिडियन के अनुसार, या फिर रंभ रेखा के अनुसार। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जितना हम बताए हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में इससे जो है आपके क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से बिलीव करके पढ़िए और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर लाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।